हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल। इस लेक्चर में हम टेंशन मेंबर की डिज़ाइन देखेंगे। उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं और उसकी डिज़ाइन जो है वो कैसे करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स। तो कुछ कंसेप्ट्स हैं टेंशन मेंबर की डिज़ाइन में। जैसा फर्स्ट है शियर लेग। तो शियर लेग क्या होता है? जब कोई भी मेंबर स्ट्रक्चरल मेंबर है उसमें जो स्ट्रेनिंग या स्ट्रेचिंग होती है वो अगर नॉन यूनिफॉर्म हो रही है, ठीक है, तो वो इफेक्ट टेंशन की वजह से जो स्ट्रेचिंग हो रही है, स्ट्रेनिंग इफेक्ट है, वो नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है, तो ये इफेक्ट कहलाता है आपका शियर लैग इफेक्ट। ठीक है, तो शियर लैग को आप रिड्यूस, शियर लैग क्या करता है? ये रिड्यूस कर देता है इफेक्टिवनेस ऑफ मेंबर कंपोनेंट्स। जो भी मेंबर कंपोनेंट्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को कम कर देता है वर्क करने की, दैट आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गजेट प्लेट। यानी कि उन मेंबर्स की जो गजेट प्लेट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उनकी इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। जैसे कि ये कोई गजेट प्लेट है, ठीक है, और इस गजेट प्लेट से कोई एंगल अटैच है, ठीक है, तो ये आपकी हो गई गजेट प्लेट और ये है एंगल। तो ये एंगल में एक ये लेग है जो गजेट प्लेट से कनेक्टेड है, आप देख रहे हैं ये कनेक्ट है इससे, तो ये लेग आपका कहलाता है कनेक्टेड लेग। ठीक है, और ये लेग जो है इससे कनेक्ट नहीं है तो इसको कहते हैं अनकनेक्टेड लेग। तो जो भी अनकनेक्टेड लेग है, ठीक है, उसमें शियर लेग इफेक्ट डेवलप होगा, क्योंकि इसकी वजह से ही नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग इफेक्ट आपको देखने को स्ट्रक्चर में मिलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी इफिशियंसी जो है एंगल की वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये इफेक्ट आपका कहलाता है शियर लेग इफेक्ट। अब नेक्स्ट टर्म आता है लॉन्ग जॉइंट्स। तो लॉन्ग जॉइंट्स क्या होते हैं कि सपोज कोई ये मेंबर है, ठीक है, कोई ये प्लेट है, गजेट प्लेट है, इससे सपोज कोई एंगल सेक्शन जो है कनेक्टेड है इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पे कोई लोड लग रहा है इस पे एंगल सेक्शन पे, और इन एंगल से इसको कनेक्ट करने के लिए आपने जो है रिवेट्स का यूज़ किया है। ठीक है, सपोज ये रिवेट्स का यूज़ है क्योंकि यहाँ तक है तो इन दोनों को कॉमन करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये कोई लोडिंग लगी है, तो जनरली क्या एज्यूम किया जाता है कि ये आप एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो भी रिवेट्स हैं वो इन लोड्स को इक्वली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, यानी हर रिवेट पर इक्वल जो है लोड की शेयरिंग आ रही है। लेकिन लॉन्ग जॉइंट्स में क्या होता है? लॉन्ग जॉइंट्स का मतलब है काफ़ी लेंथ इनकी ज़्यादा है, जो भी आपने रिवेटिंग जॉइंट बनाए हैं उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो ये लॉन्ग जॉइंट्स कहलाते हैं। तो लॉन्ग जॉइंट्स में क्या होता है कि जो आउटर रिवेट्स हैं, बाहर साइड के जो रिवेट्स हैं, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा लोड ले रहे हैं, और जो इनर रिवेट्स हैं अंदर के, वो उसके कंपैरेटिवली कम लोड को बियर कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फेलियर जो है वो सिक्वेंशियल अकर होता है, यानी कि पहले बाहर का रिवेट टूटेगा, फिर उसके अंदर का, फिर उसके अंदर का, तो इस टाइप से फेलियर अकर होगा। तो ये कंडीशंस जो है लॉन्ग जॉइंट्स में आपको देखने को मिलती हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है फेलियर होने का, कि जैसे पहले आउटर रिवेट्स फेल होंगे फिर इनर रिवेट्स फेल होंगे, ये प्रोसेस कहलाता है अनबटनिंग। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि जो अनबटनिंग इफेक्ट है वो लॉन्ग जॉइंट्स में अकर होता है। ठीक है, ये ऑप्शन में आ जाता है कभी कभी। इट इज एज्यूम दैट अप्लाइड एक्सियल लोड शेयर्ड बाय ऑल रिवेट्स इक्वली। ठीक है, ये तो एज्यूम किया गया था कि जो लोड अप्लाई हो रहा है वो सारे रिवेट्स द्वारा इक्वली शेयर हो रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग जॉइंट्स की बात करते हैं तो आउटर रिवेट्स टेक मोर लोड, जो बाहर के रिवेट्स हैं वो ज़्यादा लोड बियर करते हैं, लेते हैं कंपैरेटिवली इनर रिवेट से। तो जो फेलियर होता है जॉइंट में वो सिक्वेंशियल होता है, नहीं एक के बाद एक होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम आउटर रिवेट्स टू इनर रिवेट्स। पहले बाहर के रिवेट फेल होंगे फिर अंदर के रिवेट्स फेल होंगे, तो सिक्वेंशियली जो है फेलियर अकर होता है। तो ये इस टाइप का प्रोग्रेसिव फेलियर जो है वो अनबटनिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट आता है टर्म ग्रिप लेंथ। ग्रिप लेंथ आप पढ़ चुके हैं कि सपोज अगर कोई जॉइंट है आपस में, ठीक है, जैसे ये लैप जॉइंट ही ले लीजिए, तो इसमें सपोज अगर आप ये रिवेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये लेंथ जो है आपकी ग्रिप लेंथ कहलाती है, और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 8 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ रिवेट होल। यानी कि
8D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर ग्रिप लेंथ इंक्रीज होती जाती है, आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो इफ़िशियंसी क्या होगी, जॉइंट की कम होती जाएगी। क्योंकि अगर ग्रिप लेंथ प्रॉपर है, ग्रिप बनी हुई है, तो उससी उतनी ही जॉइंट की इफ़िशियंसी ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर आप ग्रिप लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, ग्रिपिंग कम होती जा रही है, उनके बीच की जो पकड़ है जॉइंट की वो कम होती जा रही है, तो इफ़िशियंसी क्या होगी, जॉइंट की कम होती चली जाएगी। ड्यू टू एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द प्लेट्स एंड रिवेट्स, क्योंकि जो एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं वो प्लेट्स और रिवेट्स में डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से इफ़िशियंसी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो अगर ग्रिप लेंथ 8D से एक्सीड करती है, तो उसके लिए तब आपको एक रिडक्शन फैक्टर यूज़ करना पड़ता है इन एडिशनल स्ट्रेसेस से बचाने के लिए। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये ग्रिप लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो आप क्या करेंगे, या तो आप और ज़्यादा रिवेट्स का यूज़ कर दीजिए जिससे कोई एडिशनल स्ट्रेसेस ही ना डेवलप हो पाए। लेकिन अगर एडिशनल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है और ग्रिप लेंथ 8D से एक्सीड कर रही है, तो आपको रिडक्शन फैक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टर्म आता है लग एंगल। लग एंगल क्या होता है कि एक स्मॉल पीस है एंगल का, जिसको आप कनेक्ट करते हैं आउट स्टैंड लेग्स ऑफ द मेंबर टू द गजेट प्लेट। जैसे कि सपोज ये एक गजेट प्लेट है, ठीक है। तो गजेट प्लेट में ये कोई एंगल कनेक्टेड है, तो ये अनकनेक्टेड लेग जो है इसको आप आउट स्टैंड लेग्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये आउट स्टैंड लेग या अनकनेक्टेड लेग भी कहते हैं, और इसको जो है आप कनेक्टेड लेग बोलते हैं। तो इसको आप क्या करते हैं, एक लग एंगल एक एंगल होता है जिसको अगर आप यहाँ पर, जैसे कि इन दोनों एंगल को आप किससे कनेक्ट करते हैं, रिवेटिंग से कनेक्ट कर देंगे, और ये आपका आउट स्टैंड लेग है जो फ्री है, जिसमें शेयर लेग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसमें लग एंगल लगा दें, यानी कि एक और एंगल जो है स्मॉल पीस एंगल का कनेक्ट कर दें यहाँ पर, तो ये आउट स्टैंड लेग भी इससे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि जो शेयर लेग इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी जो स्ट्रेनिंग हो रही है नॉन यूनिफॉर्म, वो स्ट्रेनिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये एंगल आपका कहलाता है लग एंगल, और ये आपका एंगल कैसा है, मेन एंगल, ठीक है। तो गजेट प्लेट से, अगर आप गजेट प्लेट में जो आउट स्टैंड लेग है उसमें अगर आप एक एंगल अटैच कर दें, जिससे कि जो शेयर लेग इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो वो एंगल आपका कहलाता है लग एंगल। यानी कि एक स्मॉल पीस ऑफ एंगल है जिसको आप कनेक्ट करते हैं आउट स्टैंड लेग से मेंबर के गजेट प्लेट के, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है कि पर्पस लग एंगल का ये होता है कि रिड्यूस द लेंथ ऑफ द कनेक्शन। सबसे पहले तो जो कनेक्शन की लेंथ है वो रिड्यूस कर देता है गजेट प्लेट के, और सेकेंडली रिड्यूस कर देता है शेयर लेग इफेक्ट। शेयर लेग इफेक्ट को भी रिड्यूस कर देगा, क्योंकि अगर ये लेग फ्री नहीं रहेगा तो इसमें जो स्ट्रेचिंग हो रही है वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, और जब ये कनेक्टेड रहेगा तो प्रॉपरली यूनिफॉर्मली ये इफिशियंसी इसकी मेंटेन रहेगी, जिसकी वजह से शेयर लेग इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं सब ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए इसको माइंड में रखिएगा। देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ लग एंगल विल मेक द अनकनेक्टेड लेग ऑफ द मेंबर एज अ कनेक्टेड लेग। अब आपने क्या किया, अनकनेक्टेड लेग ये था, इसको एज अ कनेक्टेड लेग बना दिया क्योंकि ये दूसरे से एंगल से कनेक्ट हो गया, तो देन देयर विल बी नो शेयर लेग इफेक्ट। तो उस केस में शेयर लेग इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, यानी शेयर लेग इफेक्ट क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आता है मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर्स। अब आपको स्लेंडरनेस रेशियो बताना है, जो कि क्या होता है फॉर्मूला, इफेक्टिव लेंथ पर यूनिट लीस्ट लेटरल डायमेंशन स्लेंडरनेस रेशियो कहलाता है। अब आपको टेंशन मेंबर के लिए बताना है, तो सपोज एक ट्रस की अगर बात करूं, एक रूफ ट्रस है, ठीक है। तो ये सपोज यहाँ पे जो है ये ग्राउंड लेवल है, और यहाँ पे ये सपोर्ट पर ये जो ट्रस है ये आपकी मेंटेन है, ठीक है। तो अगर आप ट्रस को देखें तो कुछ इस टाइप का ट्रस है, ठीक है। तो ये ट्रस में जो टॉप पोर्शन होता है, यानी कि जो टॉप लेवल है, ये मेंबर आपके कहलाते हैं प्योर कंप्रेशन मेंबर।
और जो ट्रस्ट में बॉटम मेंबर्स होते हैं ये आपके कहलाते हैं, जैसे ये मेंबर हो गया, ये मेंबर, ये मेंबर्स, तो ये आपके कहलाते हैं प्योर टेंशन मेंबर्स, क्योंकि इसमें टेंशन आता है लोडिंग की वजह से, चाहे आपका लोड कंप्रेसिव हो चाहे टेंसाइल हो, उनकी वजह से इनमें ये मेंबर्स हमेशा कैसे रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। और ये मेंबर आपके कहलाते हैं प्योर कंप्रेशन मेंबर्स। और ये जो मिडिल के मेंबर्स हैं, ये वाले मेंबर्स जो हैं ये आपके कहलाते हैं टेंशन मेंबर सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। यानी कि टेंशन मेंबर तो है बट सब्जेक्टेड है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस से, क्योंकि इनको रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस इसलिए कहते हैं कि लोड के अकॉर्डिंग, कैसा लोड लगा है, कंप्रेसिव लोड है, टेंसाइल लोड, उसके अकॉर्डिंग इसमें ऑल्टरनेट टेंशन और कंप्रेशन डेवलप होता रहता है। इसीलिए आप इसको रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस कहते हैं, यानी ये टेंशन मेंबर जो कि रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस से सब्जेक्टेड है। ठीक है, तो इनके लिए स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू अलग होती है, प्योर टेंशन मेंबर के लिए स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू डिफरेंट होती है। देख लीजिए कि अगर मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर प्योर टेंशन मेंबर है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ले लेते हैं 400, क्योंकि हाई वैल्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी बकलिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है टेंशन मेंबर की। बकल कब होता है, बकलिंग वहाँ होती है जहाँ पर कंप्रेशन मेंबर हो या कंप्रेशन के चांसेस हो। अगर ये 400 से एक्सीड कर जाता है तो टेंशन मेंबर एक वायर की तरह बिहेव करने लगता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ टेंशन मेंबर सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। सिंपल कोई टेंशन मेंबर है जिसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो रही है, यानी ऑल्टरनेट कॉम्प्रेशन और टेंशन के चांसेस हैं, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो आप लेते हैं वो 180 लेते हैं। लेस वैल्यू इसलिए ले रहे हैं बिकॉज यहाँ पर जो बकलिंग है कंप्रेशन की वजह से उसके चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर अ टेंशन मेंबर इन अ रूफ ट्रस सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। ये वर्ड्स ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे सिंपल टेंशन मेंबर है जो कि रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस से सब्जेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर एक टेंशन मेंबर है रूफ ट्रस में जो कि सब्जेक्टेड है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस से। आपने देखा कि अभी ये जो टेंशन मेंबर्स थे, ठीक है, ये रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस से सब्जेक्टेड थे, तो इनके लिए जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू है मैक्सिमम वो है 350। तो ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट टर्म आता है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ टेंशन मेंबर। तो जो टेंशन मेंबर की लोड कैरिंग कैपेसिटी आप फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू सिग्मा ए टी इंटू ए नेट। ये फॉर्मूला आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी का है टेंशन मेंबर की, यानी कि जहाँ पर ए नेट क्या है, ये नेट इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और जहाँ सिग्मा ए टी परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस है, परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0.6 टाइम्स ऑफ Fy। ठीक है, तो ये आप इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अब सिग्मा एटी तो आपको पता है, बट ए नेट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए कैलकुलेशन ऑफ ए नेट की अगर आप बात करें तो प्लेट्स के लिए अगर आप लें, सिंपल प्लेट्स हैं तो उसमें अगर चेन रिवेटिंग है तो सपोज ये कोई प्लेट है, ठीक है, तो जिसमें जो इन प्लेट को अगर कनेक्ट किया गया है, डबल कवर बट ज्वाइंट है सपोज, तो इस टाइप इसमें जो है सपोज ये डबल रिवेटिंग है, सिंगल रिवेटेड और डबल रिवेटेड मतलब क्या होता है, डबल रिवेटेड मतलब दो रिवेट्स की लाइन है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल सेक्शन हो गया 1 1। तो यहाँ पर जो ए नेट या नेट इफेक्टिव एरिया अगर आप फाइंड करते हैं तो इफेक्टिव एरिया क्या बचा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया, प्लेट में ये होल कर दिए, तो यानी प्लेट का ये पार्ट क्या हो गया, लेस हो गया, यानी कि रिवेट के जो डाया होल्ड आया है उसके बराबर का पार्ट आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इफेक्टिव एरिया नेट एरिया क्या बचा यहाँ पर, तो टोटल वेट सपोज प्लेट की बी है, तो बी माइनस, अब यहाँ पे कितने रिवेट्स हैं, सपोज 3 रिवेट्स हैं। ठीक है, तो इन रिवेट्स के डायमीटर के बराबर आप माइनस कर देंगे विथ, तो 3 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ होल। ठीक है, क्योंकि ये होल डायमीटर है इनटू थिकनेस ऑफ प्लेट, तो बी माइनस 3D इंटू टी, ये हो गया नेट इफेक्टिव एरिया इन केस ऑफ चेन रिवेटिंग। वही अगर डायमंड रिवेटिंग है तो डायमंड रिवेटिंग में क्या होता है, डायमंड रिवेटिंग में आप कुछ इस टाइप से रिवेटिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से रिवेटिंग होती है। ठीक है, तो इस केस में
अगर आप क्रिटिकल सेक्शन की बात करें, क्रिटिकल सेक्शन पे ही हमेशा फाइंड करते हैं प्लेट का। आपको टेंशन मेंबर यानी जो प्लेट है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्रिटिकल सेक्शन मेन प्लेट का क्या होता है 1 1। तो यहाँ पर अगर आप ए नेट की निकालें ए नेट, तो क्या होगा टोटल विड्थ क्या है बी माइनस, सिर्फ इसमें एक रिवेट का डायमीटर है वो माइनस कर देंगे, एक रिवेट है तो उसके इक्वल बी माइनस डी इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। तो ये डायमंड रिवेटिंग के केस में जो ए नेट होगा फॉर्मूला वो ये होगा। अब अगर बात करते हैं स्टैगर्ड रिवेटिंग की, स्टैगर्ड रिवेटिंग जिसको जिगजैग रिवेटिंग भी बोलते हैं, तो इस केस में सपोज स्टैगर्ड रिवेटिंग कुछ इस टाइप की है आपकी। स्टैगर्ड मतलब अलग अलग प्लेस पे है, जैसे एक यहाँ पर है, ठीक है, दूसरा रिवेट जो है कहीं यहाँ पर है और तीसरा रिवेट कुछ यहाँ पर है, तो इस टाइप से रिवेटिंग है। तो इनके बीच में आपको पता है कि गेज डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ले तो आपको पता है कि सेकेंड रिवेट या थर्ड रिवेट यहाँ पर है, तो इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस यानी जो गेज डिस्टेंस है वो क्या है, ये हो गई आपकी G1, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये आपकी क्या हो गई G2, ठीक है। और पिच क्या होगी, अगर आप पिच की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये सेकेंड रिवेट हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक पिच क्या हो गई S1, ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो पिच हो गई वो आपकी क्या हो गई S2। तो इस टाइप की अगर रिवेटिंग का केस है, स्टैगर्ड है, तो इस टाइप के केस में जो ए नेट का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बी यानी टोटल विड्थ माइनस एन इंटू डी प्लस S1 स्क्वायर अपॉन 4G1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन 4G2 इंटू टी, ठीक है। ये आपका कहलाता है एस स्क्वायर अपॉन 4G रूल। तो स्टैगर्ड रिवेटिंग में आप एस स्क्वायर अपॉन 4G रूल को लगाते हैं। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कहीं पर भी ए नेट आपको निकालना है तो आप डिफरेंट टाइप के क्रिटिकल सेक्शंस बना सकते हैं। यहाँ पे फेलियर पाथ देखें तो यहाँ से शुरू हुआ, सपोज ये 1, इस रिवेट से होता हुआ 2, फिर उसके बाद फेलियर पाथ आपका क्या आएगा तीसरे रिवेट पे, यानी कि ये तीसरा 3, इस टाइप से फेलियर पाथ बनेगा। फिर 3 के बाद यहाँ पर ये रिवेट इस रिवेट की तरफ जाएगा, ये फोर्थ फेलियर पाथ, फिर इसके बाद लास्ट में यहाँ तक 5, ठीक है। तो जहाँ पर n क्या है आपका नंबर ऑफ रिवेट्स हैं along फेलियर पाथ 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 जो फेलियर पाथ है उनके अलोंग जो नंबर ऑफ रिवेट्स हैं वो है n, ठीक है। और जहाँ पर S1 और S2 क्या है, ये आपकी पिच डिस्टेंसेस हैं, पिच डिस्टेंसेस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स, जो भी पास के रिवेट्स हैं उनके बीच की पिच डिस्टेंसेस है, और G1 G2 क्या है गेज डिस्टेंसेस, ठीक है। तो इसकी हेल्प से जो है आप ए नेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि सपोज इस टाइप की अगर रिवेटिंग है स्टैगर्ड, तो सबसे पहले अगर आपने 1 2 3 4 5 अगर क्रिटिकल फेलियर पाथ ये कंसीडर किया है, ठीक है, तो इस केस में नंबर ऑफ रिवेट्स कितने लेंगे 1 2 एंड 3, 3 रिवेट्स आपने कंसीडर कर लिए, तो n की जगह क्या रख देंगे 3, ठीक है। d आपको पता है डायोफोल प्लस S1। अब आप देख रहे हैं कि इनके बीच की पिच एक S1 हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में पिच जो लगी वो S2 थी, तो और G1 G2 क्या है फर्स्ट से सेकंड में आने में जो गेज डिस्टेंस कवर हुई वो कितनी थी G1, और सेकंड से थर्ड में यानी कि इस रिवेट से इस रिवेट तक आने में गेज डिस्टेंस कितनी कवर हुई G2। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है नेट इफेक्टिव एरिया आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आता है कि कैलकुलेशन ऑफ ए नेट फॉर एंगल सेक्शंस। ये तो वो हो गया केस प्लेट्स का। अब एंगल सेक्शन के लिए जो नेट एरिया है वो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो पहला केस आता है कि इफ़ अ सिंगल एंगल इज कनेक्टेड टू गजेट प्लेट, यानी कि एक गजेट प्लेट है और इस गजेट प्लेट से सिर्फ एक सिंगल एंगल जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपका सपोज ये रिवेटिंग है, यहाँ पे ये कनेक्टेड है, तो इस केस में जो है नेट इफेक्टिव एरिया आप क्या लेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा जो कनेक्टेड लेग है उसका जो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया या ग्रॉस एरिया होता है, मतलब इसका जो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो आप मानते हैं A1, और जो आउट स्टैंड लेग होता है इसका सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने मान लिया A2, या आप कह सकते हैं A0, ठीक है।
तो इसके लिए जो नेट इफेक्टिव एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है A1 प्लस के टाइम्स ऑफ A2, या यहाँ पे आप AC कनेक्टेड लेग है तो AC लिख सकते हैं और A2 को A0, ठीक है। तो ये आपका होता है नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ एंगल। अब जहाँ पर A1 क्या है, क्योंकि आपको पता है यहाँ शेयर लेग इफेक्ट होगा, क्योंकि अनकनेक्टेड लेग जो है ये फ्री है, यहाँ पे किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो शेयर लेग इफेक्ट भी होगा, इसलिए यहाँ पर एक कांस्टेंट आपने A2 के साथ ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो नेट एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर A1 क्या है, जहाँ पर नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, जो भी कनेक्टेड लेग है उसका आपका नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, या इसको आप कह सकते हैं कि ग्रॉस एरिया यानी कि टोटल एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग माइनस एरिया ऑफ रिवेट होल, ठीक है। अब जैसे आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया A1 का निकालना है, तो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का टोटल एरिया आपने निकाल लिया, और इसमें से इतना एरिया जो है ये रिवेट होल का, ये आपने क्या किया, माइनस कर दिया। तो ये नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया कनेक्टेड लेग का आ गया A1, और A2 क्या है, यहाँ पे कोई भी रिवेटिंग नहीं है, तो इसीलिए ये ग्रॉस एरिया होता है ऑफ अनकनेक्टेड या आउट स्टैंड लेग का, ठीक है। अनकनेक्टेड या आप कह सकते हैं आउट स्टैंड लेग। तो ये आपका जो है ए नेट का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो के होता है कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स ऑफ A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। तो ये आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स में जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किसी भी टाइप के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2, जहाँ पर के की वैल्यू आप ये यूज़ करेंगे। अब सपोज ऐसा केस हो गया कि यहाँ पे आपने लग एंगल प्लेस कर दिया, यहाँ पे एक नोट टाइप करके लिख लीजिए कि इफ लग एंगल इज यूज्ड टू कनेक्ट दी सिंगल एंगल, टू कनेक्ट दी सिंगल एंगल टू गजेट प्लेट, ठीक है। यानी गजेट प्लेट का जो सिंगल एंगल है उसके साथ अगर आपने एक लग एंगल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो फाइनली क्या होगा, ये जो अनकनेक्टेड लेग है अब ये कनेक्टेड लेग बन जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी शेयर लेग इफेक्ट नहीं होगा। तो उस केस में आप के की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कोई शेयर लेग इफेक्ट नहीं होगा, तो A1 प्लस A2 डायरेक्टली ये जो आप एरिया है इनका सम कर दीजिए, ये आपका ए नेट आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो केस आता है केस 2, तो ये केस आपका होता है कि इफ टू एंगल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक एंड कनेक्टेड टू वन साइड ऑफ गजेट प्लेट, यानी कि दो एंगल जो है वो गजेट प्लेट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तब आपका नेट एरिया क्या होगा, ये कंडीशन है केस नेक्स्ट की। यानी कि एक गजेट प्लेट है, इसके साथ आपके दो एंगल्स जो हैं बैक टू बैक प्लेस हैं, लेकिन एंड कनेक्टेड टू वन साइड, सिर्फ एक ही साइड गजेट प्लेट के कनेक्टेड है। तो सपोज एक ये एंगल हो गया, ठीक है। अब दूसरा एंगल बैक टू बैक, एक तो इधर साइड भी हो सकता था, दूसरा इधर साइड, तो ये कह रहे हैं एक ही साइड दोनों एंगल्स प्लेस्ड है, तो बैक टू बैक तो ये होगा इस टाइप से, और एक ही साइड दोनों एंगल्स प्लेस्ड है। तो इस केस में जो नेट एरिया होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये लग एंगल नहीं है, ये दो एंगल्स मेन एंगल्स हैं दोनों, ठीक है। ये भी मेन एंगल है और ये भी मेन एंगल है। तो इस केस में लग एंगल अगर ये होता तो यहाँ पे डायरेक्टली के ए नेट इक्वल टू A1 प्लस A2 कर देते, बट यहाँ पे दोनों ही मेन एंगल है, तो इस केस में जो नेट इफेक्टिव एरिया होता है वो होता है A1 प्लस के टाइम्स ऑफ A2। A1 A2 का जो डेफिनेशन है वो वही है, जहाँ A1 क्या है, आपका कनेक्टेड लेग का जो नेट इफेक्टिव एरिया है, यानी कि टोटल एरिया में से अगर आप ये रिवेट होल का एरिया माइनस कर दें तो ये आपका नेट इफेक्टिव एरिया आ जाएगा। और जहाँ A2 क्या है, A2 आपका जो है वो एरिया है अनकनेक्टेड लेग का, ठीक है। तो यहाँ पे जो K का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे यूज़ करेंगे 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2। तो ये केस जो है आपका हो गया जब आपके दो एंगल्स प्लेस्ड हैं बैक टू बैक लेकिन एक साइड पर, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली ए नेट आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A1 प्लस
5a1a2 अपॉन 5a1 प्लस a2। तो ये केस आप ध्यान रखिएगा, पहले केस में ये जो k की वैल्यू थी 3a1 अपॉन 3a1 प्लस a2 थी। इसका अगर आप दूसरा व्यू देखें तो इस टाइप से होगा, ये गजेट प्लेट है, ठीक है, और इसमें क्या है, ये दोनों ही एंगल्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो एक एंगल तो ये कनेक्टेड हो गया आपका, और दूसरा एंगल जो है साइड इसी के बैक टू बैक आपका दूसरा एंगल ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस टाइप के जब एंगल कनेक्टेड होते हैं और यहाँ पे जो है आप रिवेटिंग करते हैं, तो ये तो प्लेट के साथ हो गया। अब सपोज रिवेटिंग जो है आपने यहाँ पे लास्ट में भी इन दोनों लेग्स के साथ की हुई है, ठीक है। ये जो दो लेग्स हैं आउटस्टैंडिंग लेग्स, इनके साथ, यानी कि ये लेग्स आपस में, इनको कहते हैं टैग रिवेट्स। जब आप स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को सिर्फ ज्वाइन करने के लिए जो रिवेट्स का यूज़ करते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं टैग रिवेट्स, जो कि आउटस्टैंड लेग्स जो हैं वो यहाँ के जो आउटस्टैंडिंग लेग्स हैं ये दोनों किससे कनेक्टेड है, टैग रिवेट्स से कनेक्टेड है। तो जब अगर आप इनका ये डायग्राम देखें इस टाइप से दिखेगा आपको कि ये दो एंगल्स हैं, इनको प्लेट के साथ आपने कनेक्ट कर दिया, और साथ ही साथ जो आउटस्टैंड लेग्स थे बाहर, इनको आपने क्या किया, टैग रिवेट से कनेक्ट कर दिया। तो आपको पता है कि ये टेंशन मेंबर की बात हो रही है और टैग रिवेटिंग है, तो टेंशन मेंबर में जब टैग रिवेटिंग होती है तो मैक्सिमम पिच की वैल्यू कितनी होती है, 1000 mm, ठीक है। तो ये केस हो जाएगा, तो उस केस में जो नेट एरिया आपका आएगा A1 प्लस K2, जहाँ K की वैल्यू ये है। अब सपोज एक नोट अगर आप बात करें कि अगर टैग रिवेट्स आपने प्रोवाइड नहीं करे, इफ टैग रिवेट्स आर नॉट प्रोवाइडेड, यानी कि सिंपली सिर्फ ये दो रिवेट्स तो प्रोवाइडेड है, लेकिन ये जो रिवेट है इन दोनों को आपने कनेक्ट नहीं किया, यानी जो आउट स्टैंड लेग्स हैं इन दोनों एंगल के वो आपस में फ्री हैं, ठीक है। तो टैग रिवेट्स आर नॉट प्रोवाइडेड। तो जब आउट स्टैंडिंग लेग्स जो हैं वो आपस में फ्री हैं, तो ईच एंगल जो, अब दोनों एंगल्स जो हैं, ईच एंगल्स should be designed separately, यानी कि अब दोनों एंगल्स को आप सेपरेटली जो है वो डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, जहाँ पर बाई टेकिंग k इक्वल टू 3a1 अपॉन 3a1 प्लस a2। आप अब ये वही केस बन गया जैसा केस फर्स्ट था, यानी फर्स्ट केस में क्या था, एक गजेट प्लेट थी, उसके साथ एक एंगल कनेक्टेड था जिसमें आउट स्टैंड लेग या अनकनेक्टेड लेग फ्री था, वो किसी से कनेक्टेड नहीं था। तो यहाँ पे बस दो एंगल हो गए, यानी कि ये भी फ्री हो गया, ये भी आउट स्टैंड लेग फ्री है क्योंकि आपने टैग रिवेट प्रोवाइड नहीं किया। तो उस केस में इस एंगल का एरिया आप नेट एरिया अलग निकालेंगे, इस एंगल का अलग निकालेंगे, और वहाँ पर k की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, 3a1 अपॉन 3a1 प्लस a2। अब केस वन ही है, बट वहाँ पे एक गजेट प्लेट के साथ ये एंगल कनेक्टेड है अलग, और थोड़ी दूर जो है सपोज ये आप कह सकते हैं ये एंगल अलग कनेक्टेड है, क्योंकि ये आपस में इन दोनों को आपने कनेक्ट नहीं किया है। तो उस केस में इन दोनों को सेपरेटली डिज़ाइन करेंगे। पहले एंगल के लिए ए नेट की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और दूसरे एंगल के लिए भी ए नेट की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, तब आपको टोटल ए नेट की वैल्यू मिलेगी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट केस जो आता है वो केस है आपका केस 3, कि इफ द टू एंगल्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक, यानी दो एंगल्स जो हैं वो प्लेस्ड हैं बैक टू बैक एंड कनेक्टेड टू, पहले केस में, इससे पिछले केस में क्या था कि सिर्फ एक साइड कनेक्टेड थे, अब इसमें क्या है, कनेक्टेड टू बोथ साइड्स ऑफ द गजेट प्लेट, कनेक्टेड टू बोथ साइड्स ऑफ द गजेट प्लेट, देन ए नेट की वैल्यू क्या होगी। तो केस कुछ ऐसा है कि सपोज ये आपकी गजेट प्लेट है, इसके साथ ये एंगल कनेक्टेड है, और इसके साथ बैक टू बैक ये एंगल कनेक्टेड है दोनों साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से जो है आप इसको रिवेटिंग करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं इन दोनों की जो सी जी है एंगल की, अब वो क्या है, सेंटर में ही है। इसका मतलब है किसी भी टाइप में नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती इसमें, क्योंकि जो एक्शन और रिएक्शन हो रहा है लोडिंग का वो सीजी से ही पास हो रहा है। उस केस में, उन केसेस में क्या हो रहा था, सीजी चेंज हो जा रही थी इन दोनों की, इस वजह से जो है वो शेयर लेग इफेक्ट देखने को मिल रहा था। बट यहाँ पे सीजी जो है वो सेम है, एक सेंटर में है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं सिमेट्री मिल रही है आपको दोनों साइड।
तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी shear leg इफेक्ट नहीं होगा और इस केस में जो a net की वैल्यू होती है वो सिंपली हो जाएगी a1 प्लस a2, ठीक है। और यहाँ पर k की वैल्यू अब आपको क्या मिलेगी 1, क्योंकि यहाँ पर कोई भी shear leg इफेक्ट नहीं है, यानी shear leg इफेक्ट आपका क्या है 0। और ये केस जो है इसमें टैक रिवेट्स है, कनेक्टेड है, लेग्स जो है, जो भी कनेक्टेड लेग्स हैं वो आपके किससे कनेक्टेड है, टैक रिवेट से कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि ये जो लेग्स हैं वो आपस में टैक रिवेट से कनेक्टेड है। अब सपोज एक केस है कि यही जो है इफ एंगल्स आर नॉट टैक रिवेटेड, ये जो भी केसेस हैं टैक रिवेटेड है, तो अगर एंगल्स जो हैं आपके टैक रिवेटेड नहीं है देन जो k वैल्यू आप लेंगे, अगर कोई भी केस ऐसा आ गया कि जहाँ पर टैक रिवेटेड कनेक्टेड नहीं है तो सिर्फ हमेशा ये अलग अलग एंगल की ही तरह ट्रीट किए जाएंगे, तो उस केस में जो k की वैल्यू होगी वो होगी 3a1 अपॉन 3a1 प्लस a2, ठीक है। देन k फैक्टर शुड बी टेकन k इक्वल टू 3a1 अपॉन 3a1 प्लस a2। अब एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि इसमें पूछा है फाइंड द मिनिमम ए नेट फॉर द प्लेट शोन इन फिगर, यानी कि ए नेट की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड करनी है, मिनिमम ए नेट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है फेलियर अकर होगा। तो सब, और यहाँ पे ये डायग्राम गिवन है, थिकनेस जो है वो प्लेट की 10 mm गिवन है, रिवेट होल डायमीटर 22 mm गिवन है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 4 रिवेट्स जो हैं वो गिवन है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि पॉसिबल फेलियर पाथ क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि जिसकी वजह से जो प्लेट है वो आपकी फेल कर जाए, तो उसकी वजह से कौन कौन से ऐसे पाथ हैं जो बन सकते हैं। तो सपोज ये आपने मान लिया 1, ठीक है, ये सपोज सेकेंड, ये रिवेट है पहला, यानी यहाँ से शुरू होगा फेल होना, तो ये 1 हो गया बाहर, ये हो गया आपका 2 पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट रिवेट कौन सा आ रहा है, ये वाला, तो इसको आपने कह दिया सपोज ये 1 2, इसको मान लिया सिंपली आप ये मान लीजिए 3, ये जो पॉइंट है यहाँ पे मान लीजिए 4, फिर इसके बाद ये हो गया 5 6 7 और देन 8, ठीक है। तो सपोज आपने ये मान लिया कि जो फेलियर हो रहा था वो सिंपल एक ही लाइन में हो रहा है, इस टाइप से फेलियर हो रहा है, तो पहला फेलियर पाथ तो ये हो सकता है कि इन दो रिवेट्स की वजह से ही सिर्फ फेल हो गया हो, तो यानी कि 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये आपका फेलियर पाथ सपोज 1 2 3 4 सिंपली हो गया, या आप ये कह सकते हैं कि 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पे ही लिख लीजिए 5 6 7 8 इज अ रिपीटिशन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम ए नेट की वैल्यू आई, क्योंकि यहाँ पर भी 2 रिवेट्स हैं, यहाँ पर भी 2 रिवेट्स हैं, ठीक है, तो इनके बीच में 2 ही रिवेट्स आप टोटल वेट में माइनस करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, इज अ रिपीटिशन ऑफ 1 2 3 4 सो नॉट बी चेक्ड, इसलिए आप इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो वही आपका ए नेट मिल जाएगा। नेक्स्ट फेलियर पाथ क्या हो सकता है कि सिंपली आप एक ये रिवेट की वजह से हो और सेकंड जो है इस रिवेट की वजह से हो, ठीक है, और इन 3 रिवेट्स की, यानी ये रिवेट आपने छोड़ दिया, बाकी इन रिवेट्स की वजह से हो सकता है फेलियर हो, यानी कि एक फेलियर पाथ ये हो सकता है 1 2 6 7 8, तो 1 2 6 7 8 एक फेलियर पाथ कंसीडर कर सकते हैं आप। नेक्स्ट फेलियर पाथ क्या हो सकता है कि हो सकता है कि यहाँ से ना आके सिंपली 1 2 6 7 3 4 फेलियर पाथ बन सकता है आपका, तो जितने भी पॉसिबल हो वो आप कंसीडर कर लेंगे। तो आपने क्या मान लिया, नेक्स्ट 1 2 6 7 3 एंड 4, तो ये फेलियर पाथ हो गया। और हो सकता है कि नेक्स्ट जो फेलियर पाथ हो आप ये माने कि ये रिवेट और ये रिवेट और ये रिवेट आपने छोड़ दिया, यानी 1 2 6 डायरेक्टली 3 से होता हुआ फेलियर आ जाए, तो 1 2 6 3 4 ये आपके पॉसिबल फेलियर पाथ हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आप यहाँ से एक चेन में अगर आप देखें तो ये रिवेटिंग आपने फेलियर दिखा दिया, उसके बाद ये सेकंड आया, फिर डायरेक्टली यहाँ से फेलियर हो गया, फिर इसके बाद ये फेलियर हो सकता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो फेलियर पाथ्स हैं वो पॉसिबिलिटी उनकी ये है। रखिएगा आप 1 2 7 8 ये फेलियर पाथ या 1 2 7 3 4 ये फेलियर पाथ नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप कर रहे हैं तो उससे जो पहला रिवेट होगा उसी से आप कंसीडर करते हुए चलेंगे, जैसे कि 1 2 6, ठीक है, तो 6 में अगर आपने ये कंसीडर कर लिया इसलिए तब आपने जाके दूसरा रिवेट कंसीडर किया है,
कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप यहाँ से आए डायरेक्टली आप दूसरे एक रिवेट को छोड़ के, यानी एक गेज डिस्टेंस को छोड़ के दूसरे डायरेक्टली फुल गेज डिस्टेंस में जंप कर गए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट गेज डिस्टेंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक आई, उसके बाद दूसरी गेज डिस्टेंस ये मिली, तो सबसे पहले आपको 6 पर आना होगा, उसके बाद ही आप ये पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पॉसिबल फेलियर पाथ बन गए। अब आपको सपोज पहला पॉसिबल पाथ जो है वो लेना है, यानी कि ए नेट अगर आप निकालें अलोंग फेलियर पाथ क्या है 1 2 3 4, तो इस केस में ए नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली दो रिवेट्स हैं, टोटल विड्थ कितनी है, ये 60 60 120 60 60 ये गेज डिस्टेंस दी है, तो इनको अगर आप सम कर लेंगे टोटल 360 mm विड्थ आपको मिल गई, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v माइनस सिर्फ दो रिवेट्स माइनस करेंगे 2d इंटू टी, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए नेट, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी आप यानी कि सिंपल एक चेन रिवेटिंग टाइप हो गया, तो इसलिए डायरेक्टली आपने ये लिख दिया। टोटल विड्थ कितनी है 360 माइनस 2 इंटू होल डायमीटर कितना है 22 इंटू थिकनेस कितनी है 10, तो फाइनली ए नेट की वैल्यू कितनी आ गई 3160 mm स्क्वायर, ठीक है। अब सपोज अलोंग 1 2 6 7 8 यानी सेकेंड फेलियर पाथ के अलोंग जो है ए नेट की वैल्यू निकालनी है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 6 7 8, तो इस केस में जो है आपने देखा कि एक इंक्लाइंड लेग आपको मिल रहा है, इस केस में कोई भी इंक्लाइंड लेग नहीं था, तो अगर इस केस में एक इंक्लाइंड लेग मिल रहा है, उसके बाद ये स्ट्रेट है और यहाँ से ये स्ट्रेट है, ठीक है। तो एक इंक्लाइंड लेग मिल रहा है यानी एस स्क्वायर अपॉन 4g रूल लग जाएगा, जहाँ पर भी इंक्लाइंड लेग मिले इसका मतलब है वहाँ पर आप 4g रूल्स लगाएंगे, ठीक है। तो ए नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए नेट का फॉर्मूला होगा v माइनस, अब यहाँ पे टोटल इस केस में कितने रिवेट्स हैं, 3 रिवेट्स आ रहे हैं, तो v माइनस एन डी यानी 3d प्लस एस स्क्वायर अपॉन 4g रूल, तो अब इस केस में इंक्लाइंड लेंथ जितने होंगे उतना ही एस स्क्वायर अपॉन 4g की वैल्यू ऐड होगी, तो आपको पता है सिर्फ एक इंक्लाइंड लेग है, तो इस केस में s1 स्क्वायर अपॉन 4g1 सिर्फ एक वैल्यू ही ऐड करेंगे इनटू थिकनेस, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए नेट की, यानी टोटल विड्थ कितनी है 360 माइनस 3 इंटू डायमीटर ऑफ होल कितना है 22 प्लस यहाँ से यहाँ तक आने में पिच की वैल्यू कितनी है 50, और यहाँ से यहाँ तक आने में जो गेज डिस्टेंस कवर हुई है वो कितनी है 60, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 50 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 60 इंटू थिकनेस कितनी गिवन है क्वेश्चन में 10 mm, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपकी वैल्यू आ जाएगी 3044.16 mm स्क्वायर। तो ये तो कंडीशन हो गई आपकी सेकेंड, यानी कि सेकेंड फेलियर पाथ के हिसाब से आपको जो है ए नेट की वैल्यू ये मिल गई। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट से इसकी वैल्यू जो है कम आ रही है 3044। अब सपोज थर्ड फेलियर पाथ, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप निकाल लीजिए ए नेट की वैल्यू, ए नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 126734 126734, तो आप देख रहे हैं 1 2 से 6 आने में एक इंक्लाइंड लेग, ठीक है, 7 से 3 में जाने में दूसरा इंक्लाइंड लेग, तो दो इंक्लाइंड लेग यूज हो रहे हैं, यानी एस स्क्वायर अपॉन 4g की दो वैल्यूज को आप यूज करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्टली मैं लगा दे रही हूँ b, यानी कि टोटल 360 माइनस टोटल कितने रिवेट्स यूज हो रहे हैं इस केस में, चारों रिवेट्स, 4 रिवेट्स यूज हो रहे हैं, 4 इंटू 22 डायमीटर ऑफ होल प्लस s1 स्क्वायर अपॉन 4g, तो पिच की तो वैल्यू सेम है, s जहाँ पिच है 50 स्क्वायर अपॉन 4g1, यानी कि 2 से 6 पे आने में यहाँ पर कितनी पिच गेज डिस्टेंस यूज हुई है 60, ठीक है। तो 60 प्लस 50 स्क्वायर अपॉन 4 दूसरा g1 यानी दूसरा इंक्लाइंड लेंथ क्या था 7 से 3 तक, तो 7 से 3 में जाने में गेज डिस्टेंस कितनी कवर हुई 60, तो यहाँ पे 50 स्क्वायर इंटू 60 इंटू जो है थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, तो आपको टोटल ए नेट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2928.3 mm स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं अभी तक तीन वैल्यूज में सबसे कम वैल्यू इसकी आ रही है। अब इस केस में निकाल लीजिए ए नेट की वैल्यू कितनी मिलेगी, ए नेट इक्वल टू 12634, तो आपने देखा दो इंक्लाइंड लेग्स यूज हो रहे हैं, यानी एस स्क्वायर अपॉन 4g की दो वैल्यूज यूज होंगी, तो यहाँ पर टोटल वेट कितनी है 360, और इस केस में 12634 में कितने रिवेट्स यूज हुए 1 2 एंड 3, तीन रिवेट्स यूज हो रहे हैं, यानी 3 इंटू डायमीटर ऑफ होल 22
प्लस एस स्क्वायर अपॉन 4g, यानी 2 से 6 तक आए तो पहले आपने देखा एक इंक्लाइन लेग, यानी एस कितनी, एस की वैल्यू 50 है और इस केस में जी की वैल्यू कितनी है 60। तो फाइनली यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे 50 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 60, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे देखा आपने 6 से 3 में आने में पिच की वैल्यू कितनी यूज़ हुई है 50, और 6 से 7 आने में जो गेज डिस्टेंस यूज़ हुई है वो है 120 प्लस 60, यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 180। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे 50 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 180, ठीक है, और इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10। तो टोटल जो नेट एरिया आपको मिलेगा वो आ जाएगा 3078 mm²। तो अब आपको बताना है कि जो मिनिमम नेट एरिया है वो कितना है। तो आप देख रहे हैं कि मिनिमम नेट एरिया 2928.3 mm² मिल रहा है, जो कि 126734 फेलियर पाथ को अगर कंसीडर करते हैं तो लास्ट में लिख दीजिएगा सो ए नेट इक्वल टू 2928.3 mm²। और जो क्रिटिकल फेलियर पाथ है, क्रिटिकल फेलियर path which is 1 2 6 7 3 and 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेट इफेक्टिव विड्थ ऑफ द प्लेट शोन इन फिगर फॉर कैरिंग टेंशन। आपको नेट इफेक्टिव विड्थ निकालनी है, ठीक है। नेट इफेक्टिव एरिया क्या होता था, यानी कि बी नेट नेट इफेक्टिव विड्थ इनटू थिकनेस ऑफ प्लेट। तो अब यहाँ पे थिकनेस तो गिवन नहीं है, डायरेक्टली बी नेट पूछा हुआ है, तो आपको विड्थ नेट विड्थ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो पॉसिबल फेलियर पाथ्स हैं वो कौन कौन से आपके बन सकते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से ये विड्थ जो है वो फेल कर जाएगी, यानी जो प्लेट है वो फेल हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये 1 ले लिया पॉइंट, ये पार्ट हो गया सपोज रिवेट 2, और ये 3 एंड 4, यानी एक सिंगल लाइन में फेलियर हो सकता है, ये फेलियर हो गया। सपोज दूसरा फेलियर सिंगल लाइन में ये हो गया 5 6 एंड 7, ठीक है। दूसरा सिंगल लाइन में फेलियर ये हो गया। ये 3 रिवर्ट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। और नेक्स्ट फेलियर पाथ क्या बना सकते हैं आप, इंक्लाइन लेग के हिसाब से 1 2 डायरेक्टली 6 3 एंड 4, या 1 2 6 7 डायरेक्टली 1 2 6 7 बन जाएगा। नेक्स्ट 1 2 6 3 एंड 4। तो ये कुछ पॉसिबल फेलियर पाथ्स आपके बन गए, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। सेकेंड 5 6 7 डायरेक्टली। नेक्स्ट क्या हो गया आपका 1 2 6 7, और नेक्स्ट क्या हो गया 1 2 6 3 4। तो ये कुछ पॉसिबल फेलियर पाथ्स हैं। तो आपको देखना है बी नेट फाइंड करना है अलोंग 1 2 3 4, यानी पहला फेलियर पाथ के अलोंग जो है बी नेट क्या होगा। आपको पता है कि ये चेन में है तो यहाँ पे कोई भी इंक्लाइन लेग नहीं है, तो डायरेक्टली टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी 100 100 और 50 50, यानी टोटल 300 हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो 300 में कितने रिवेट्स यूज़ हुए हैं, 2 रिवेट्स। तो टोटल में से अगर 2 रिवेट्स का डायामीटर माइनस कर दें, कितना डायामीटर दिया 25 mm, तो आपको ये बी नेट मिल जाएगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 250 mm, ठीक है। ये हो गया पहला केस। सेकेंड फेलियर पाथ के अकॉर्डिंग, यानी 5 6 7 के अकॉर्डिंग जो बी नेट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिर्फ एक ही रिवेट माइनस होगा एज अ चेन रिवेटिंग, यानी सिंगल लाइन में ही है। तो फाइनली यहाँ टोटल विड्थ क्या है 300 माइनस 1 इंटू 25, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 275। बी नेट क्या होगा, वो नेट विड्थ, यानी वो विड्थ जिससे फेलियर हो सकता है। अब ज़्यादा विड्थ अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में तो फेलियर पॉसिबल नहीं होगा, वो तो और सेफ हो जाएगी विड्थ, ठीक है। यानी प्लेट की जितनी ज़्यादा विड्थ आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो उतना ही सेफ होगा, जितनी कम विड्थ होगी उसी के हिसाब से फेल होना शुरू होगा। तो ये तो फेलियर हो ही नहीं सकता। 250 और 275 में देखें तो ये कम विड्थ है, इसकी वजह से फेलियर हो सकता है। अब देखते हैं थर्ड पाथ, यानी 1 2 6 7 के अकॉर्डिंग जो बी नेट की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 2 6 7। तो इसमें एक इंक्लाइन लेग है, यानी जो इंक्लाइन लेग है वो क्या है 1, तो यहाँ पे एस स्क्वायर अपॉन 4g रूल लग जाएगा। तो टोटल विड्थ कितनी है, टोटल विड्थ है b माइनस n, यानी 1 2 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रिवेट्स यूज हो रहे हैं, 2 रिवेट्स। तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए b माइनस एन डी प्लस एस स्क्वायर अपॉन 4g। तो यहाँ पे टोटल विड्थ है आपकी 300 माइनस 2 रिवेट्स जो है इस पाथ में यूज हो रहे हैं, तो 2 इंटू 25 प्लस पिच, यहाँ से यहाँ तक आने में पिच कितनी यूज़ हो रही है 50,
और 2 से 6 में आने में जो गेज डिस्टेंस यूज़ हो रही है वो हो रही है 100। ठीक है, ये G1 हो गई, ये आपकी S1 हो गई। तो फाइनली 50 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, यानी 1267 के अकॉर्डिंग जो है 56.25। अब यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं ये वैल्यू क्या है, 300 माइनस 2 इंटू 25 यानी 250 प्लस आपने कुछ वैल्यू और ऐड करी। इसका मतलब है डायरेक्टली आपको पता चल गया है ग्रेटर देन 250 है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप बता सकते हैं 250 से ज़्यादा, इसका मतलब है ये तो फेलियर पाथ हो नहीं सकता। अब नेक्स्ट जो फेलियर पाथ है यानी 12634, इसके अलोंग अगर आप बी नेट की वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा, 12634, एक इंक्लाइंड लेग ये यूज़ हो रहा है और यहाँ पे दूसरा इंक्लाइंड लेग ये यूज़ हो रहा है, यानी कि 2s² अपॉन 4g की वैल्यू यूज़ होगी। तो b क्या है 300 माइनस टोटल कितने रिवर्ट्स यूज़ हो रहे हैं 3 इंटू 25 प्लस S1, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में पिच की वैल्यू 50 है और यहाँ से यहाँ तक आने में जो गेज डिस्टेंस है वो कितनी है 100। तो पहले के लिए क्या हो जाएगी 50² अपॉन 4 इंटू 100 प्लस अब 6 से 3 यानी यहाँ से यहाँ तक जो फेलियर पाथ आने में क्या है, पिच यूज़ हो रही है 50 और यहाँ से यहाँ तक आने में गेज डिस्टेंस भी कितनी यूज़ हो रही है 100। तो प्लस 50² अपॉन 4 इंटू 100। तो ये आपकी बी नेट आ गई। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 237.5 mm। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू बी नेट की कौन सी है, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी उसी की वजह से फेलियर होगा। तो 237.5 सबसे कम वैल्यू है, तो बी नेट क्या हो जाएगा 237.5 mm। ठीक है, तो इस टाइप से टेंशन मेंबर में नेट एरिया या नेट इफेक्टिव विड्थ आप इजीली जो है इस टाइप से फेलियर पाथ को पॉसिबल फेलियर पाथ कंसीडर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।